आप सभी को नमस्कार। दैनिक करंट अफेयर्स घटनाक्रम के इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 22 और 23 अक्टूबर के प्रश्नों को। और याद रखिएगा कि अगले सोमवार से, मतलब जो आगामी सोमवार है, इस सोमवार से आपकी ये करंट अफेयर्स की कक्षा अपने निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे से हो जाएगी और 8:30 बजे से लाइव रहेगा। उस दौरान आपको लाइव उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, लाइव उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इसी तरह से आपकी कक्षा होगी रिकॉर्डेड, बाकी की कक्षा जो है अब आपको लाइव मिलेगी। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। बात हो रही है कि केंद्र सरकार ने जो महंगाई भत्ता है, विशेष रूप से जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वो कितना बढ़ा दिया है, ये आपको बताना है। तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता कितना बढ़ा दिया है आपको बताना है। 5%, 3%, 4% या 2% आपको बताना है। तो चले बताएं कि कितना बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता। इन विकल्पों में से आप अपने उत्तर का चुनाव करें। चलें, 5%, 3%, 4% या 2%, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर है वो है 3%। ठीक है, 3% जो है केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, ये आपका सही उत्तर है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर यदि हम देखें तो महंगाई भत्ता अभी 31% हो गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ता की यदि हम बात करें तो यह जो बेसिक सैलरी होती है उसी का एक हिस्सा होता है। और देश में महंगाई का जो असर है वो जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन पर उतना ज़्यादा ना पड़े, मतलब उन पर कम प्रभाव पड़े इसका। इसी के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष यदि हम देखें तो महंगाई भत्ता बढ़ाती है। तो इसमें 3% जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको बताना है। 20वां स्थान, 25वां स्थान, 40वां या 45वां। याद रखिएगा कि कुल इसमें 43 देशों की रैंकिंग की गई है और 43 देशों में भारत का क्या स्थान है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको बता दें इसका सी विकल्प सही उत्तर है, भारत 40वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप जानते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए परिधान जो है बनाती है एडिडास। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसको इसने जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। 4 नाम देखने को मिल रहे हैं, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करिश्मा कपूर या माधुरी दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, विशेष रूप से महिलाओं के जो ये उत्पाद बनाते हैं स्पोर्ट्स से संदर्भित, उसके लिए इन्होंने इनको चुनाव किया है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। चलिए बताएं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। बिहार, पंजाब, गोवा या तमिलनाडु। आप जानते होंगे IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको दर्शाते हैं IFFI से, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है लगातार गोवा में होता आ रहा है। तो इस बार भी इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। लेकिन पहली बार की अपेक्षा इस बार में क्या अंतर है, जिसे पिछली बार होता था, इस बार पहली बार यदि हम देखें तो जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, OTT प्लेटफॉर्म को भी इसमें आमंत्रित किया गया। जो प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म हैं उनको भी इसमें आमंत्रण मिला है और यह पहली बार है IFFI के इतिहास में कि OTT को जगह मिली है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपको OTT प्लेटफॉर्म वाले भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चले इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य की मासमाई गुफा में जिओरिसा
मास्माइनिन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की खोज की गई है। मतलब घोंघे की एक नई प्रजाति है जिसको बोलते हैं जियोरिया मास्माइनिन्स, और मास्माइनिन्स कहीं ना कहीं जिस गुफा में खोजी गई है उसके नाम पर इन्होंने रख दिया है। इसका वास्तविक नाम जो रखा गया है वो है जियोरिसा। तो आपको बताना है यह कहाँ पे खोजा गया है। आप जानते हो कि पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की जो खोजें होती हैं ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में होती हैं, और पूर्वोत्तर भारत का इसमें एकमात्र राज्य दिया है मेघालय। तो मेघालय इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो गुफा है ये खासी हिल्स में है। आप जानते हो गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ आप पढ़ते होंगे, तो ये खासी हिल्स में आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मासमाई गुफा कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि मासमाई जो गुफा है, मासमाई गुफा आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? मासमाई गुफा देखने को मिलेगी मेघालय में, ये आपको पता होना चाहिए। और खासी पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मेघालय का अभी 12वां जिला बना है और इसका नाम है मेरांग। तो वर्तमान समय में मेघालय में कुल 12 जिले हैं और नवीनतम जो बना है वो मेरांग बना है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री ने हरित सोहरा वनीकरण कार्यक्रम, हरित सोहरा वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और हरित सोहरा वनीकरण जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो है वो चेरापूंजी से की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मेघालय में ही इजराइल की सहायता से, किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से हाई वैल्यू वेजिटेबल उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो हाई वैल्यू वेजिटेबल उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया गया है वो इजराइल की सहायता से मेघालय में स्थापित किया गया है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस शरीर में आयोडीन की कमी के प्रयासों, प्रभावों और इनके नुकसान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि शरीर में हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिना आयोडीन की आवश्यकता के बहुत सारे रोग आपको देखने को मिलते हैं। और यदि हम वैज्ञानिक शोधों की माने, यदि हम चिकित्सीय परामर्श की माने, तो प्रत्येक दिन एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 150 माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन करना होता है। कितना? 150 माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और ये जो तिथि है ये मनाई जाती है 21 अक्टूबर को। तो आयोडीन के क्या लाभ हैं, आयोडीन की कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बोला जा रहा है किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है? बताएं। किस मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई है, आपको बताना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें बताएं। आपको बता दें कि ये जो योजना है विशेष रूप से गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई है। और इसको संपूर्ण राज्य में नहीं लागू किया गया, बल्कि जो आदिवासी बाहुल्य विकास खंड हैं, आदिवासी बाहुल्य जो विकास खंड हैं उनमें लागू किया गया है। और ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में यह योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से आदिवासियों को राशन उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, सुनिश्चित की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर रहे हैं तो आदिवासियों जनजातियों से संबंधित पिछले दिनों इन्होंने देवरण योजना प्रारंभ किया था। देवरण योजना क्या था? देवरण योजना में आयुष आधारित उन्नयन कार्यक्रम आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए चलाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट, याद रखिएगा 600 मेगावाट का
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। कहां पर? ओमकारेश्वर डैम में, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व आप सुनते होंगे, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपको पता होना है। मतलब भारत के कुल मिलाकर 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं, और इसमें लास्ट जो जुड़ा है वो है पन्ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताएं। भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए बात हो रही है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, आपको बताना है। यहाँ पे आपके जवाब हैं भारत और किस देश ने, यहाँ पे विकल्प आपके जो है गलत दे दिया गया है, यहाँ पे राज्यों के नाम दे दिए गए हैं। तो फिर मैं आपको यहाँ पे देश के नाम लिख देता हूँ। जैसे पहले रूस हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका जापान हो गया, तीसरा आपका इजराइल हो गया, और अगला हो गया यूएसए। इसमें से आपको बताना है कि भारत और किस देश ने खनन और इस्पात के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है, आपको बताना है। तो चले बताएं, भारत और किस देश ने यह समझौता किया है, आपको बताना है। खनन और इस्पात के लिए समझौता किस देश ने किया है, आपको बताना है। इसका सही जवाब है रूस। भारत सरकार ने रूस के साथ यह समझौता किया है, यह आपको पता होना चाहिए। रूस के बारे में आप जानते होंगे, रूस की राजधानी यदि हम बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को, सबको पता होगी। यहाँ की मुद्रा है रूबल, यह भी सबको पता होगा। और रोसकॉसमॉस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके बारे में भी जानकारी होगी। यहाँ के संसद को बोलते हैं ड्यूमा, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और आपको बता दें, पुतिन के खिलाफ एक अखबार है जिसके द्वारा लगातार लिखा जाता है, और उस अखबार के साहसी जो पत्रकार थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम था दमित्री मुराटोव। याद होगा आपको नाम, दमित्री मुराटोव को क्या दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी के सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो दमित्री मुराटोव को भी याद रखना है। अब जब भी आप रूस की बात करते हैं तो दमित्री मुराटोव का नाम याद रखना है। दमित्री मुराटोव के साथ मारिया रेसा को भी ये पुरस्कार मिला था, तो मारिया रेसा का भी नाम याद रखना है। मारिया रेसा फिलीपींस की एक पत्रकार हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट, याद रखिएगा, डाई अमोनियम फास्फेट के लिए भी रसिया से समझौता किया है, क्योंकि भारत में उर्वरकों की भारी कमी है, जिसके लिए हमने रूस से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए समझौता किया है। तो याद रखना है, डाई अमोनियम फास्फेट के लिए भी हमने रूस से समझौता किया है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात की है, आपको बताना है। चलें बताएं, कितने रुपए की वित्तीय सहायता गुजरात राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है, आपको बताना है। चलें, गुजरात राज्य सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों को कितने रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की बात की है, आपको बताना है। चलें, इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। मतलब गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के जो भी आदिवासी हैं, ये यदि वे अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं, भगवान राम के
तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो उनको एक वित्तीय सहायता प्रति व्यक्ति दी जाएगी। वो सहायता कितनी है तो आपको बता दें 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता देने की बात तो गुजरात राज्य सरकार ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा गुजरात ने किया है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर में पहली बार मतलब गुजरात में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है और वो गांधीनगर में किया जाएगा। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा 4,750 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ये कच्छ में बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि भारत का पहला कंटेनर हब जो बना है ये भावनगर में बना है, भावनगर में। और यह भी याद रखना है कि भारत का एक शिप यार्ड है जिसको बोलते हैं अलंग शिप यार्ड। अलंग शिप यार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? अलंग शिप यार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी भारत के जहाज होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भारत में एकमात्र शिपयार्ड है और वह है अलंग शिपयार्ड। यहीं पर जहाज़ों को जो आप कहते हो डीकमीशन किया जाता है, तो जहाज़ों को यहाँ पे नष्ट किया जाता है। और वर्तमान समय में INS विराट है, INS विराट को यहीं पर नष्ट किया जा रहा है। तो अलंग शिपयार्ड भी गुजरात में पड़ता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एक स्थान है जिसको बोलते हैं सबरी धाम, जो कि रामायण से जुड़ा है। सबरी धाम भगवान राम से जुड़ा है और ये जो सबरी धाम स्थल है ये भी गुजरात में पड़ता है। और इसी स्थान से यह घोषणा की गई थी कि जो भी आदिवासी हैं यदि वो भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों की अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं तो उनको 5,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? चलें बताएं कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? हाल ही में यह घोषणा की गई है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है, तो कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है ये आपको बताना है। 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, 3 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए। कितने रुपए का जुर्माना लगा है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले पेटीएम बैंक का हेडक्वार्टर पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेटीएम की स्थापना किसके द्वारा की गई है ये आप बताएं। इसके बाद आगे के 2 प्रश्न हैं उनको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि पेटीएम की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तब तक मैं आपको इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। चले बताएं, जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सबको टाइप करना है कि पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है? तो करिएगा, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेटीएम के संस्थापक सदस्य कौन से हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसका सही उत्तर है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसको बताएं, हाल ही में किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया है? बताएं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है आपको बताना है। चलें, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, गोरखपुर, अलीगढ़, देवबंद या अयोध्या। तो बताएं, गोरखपुर, अलीगढ़, देवबंद या अयोध्या, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, आपको बता दें महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है ये बन रहा है अलीगढ़ में। कहाँ पे बन रहा है? अलीगढ़ में बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। गोरखपुर यहाँ पे नाम आया है, तो गोरखपुर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर में बन रहा है। अलीगढ़ में आपका बन रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खर्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने 123 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है इसको चलाने वाली जो संस्था है उसको बोलते हैं KBIC, ये आपको पता होना चाहिए। और KBIC के बारे में आपको बता दें कि KBIC ने पिछले दिनों प्रोजेक्ट रीप्लान, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट रीप्लान और प्रोजेक्ट रीहैब भी चला रही है। अब
प्रोजेक्ट रीप्लान क्या है? प्रोजेक्ट रीप्लान इनका है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, और प्रोजेक्ट रीहैब जो इनका है ये हाथियों की सुरक्षा के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलकनंदा लग्जरी क्रूज सेवा भी प्रारंभ हुई है। अलकनंदा लग्जरी क्रूज सेवा, और अलकनंदा लग्जरी क्रूज सेवा जो प्रारंभ हुई है ये बनारस और मिर्ज़ापुर के बीच में हुई है। कहाँ से? बनारस और मिर्ज़ापुर। बनारस में स्थान कौन सा है? बनारस में स्थान है रविदास घाट। ठीक है, रविदास घाट से शुरू होगी और मिर्ज़ापुर में एक फोर्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं चुनार फोर्ट। चुनार फोर्ट तक ये क्रूज सेवा होगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी AFC वोमेन्स एशिया कप की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? बताएं। आगामी AFC एशिया कप की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? आपको बताना है। महाराष्ट्र, कोलंबो, काठमांडू या ढाका? इनमें से कौन सा शहर है जो AFC वोमेन्स एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो आपको बता दें AFC वोमेन्स कप जो होने वाला है एशिया कप, इसकी मेज़बानी करेगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है, मतलब भारत में ये होगा। इसको बताएं, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट बताऊंगा वो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलें देखें क्या बोला जा रहा है। हाल ही में आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं आपको बताना है। आप जानते हो OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB बोलते थे पहले, और भारत में जो कुल OFB थी यदि हम उनकी बात करें तो भारत में कुल 41 थे जिनको आयुध निर्माण बोर्ड कहा जाता था, आयुध निर्माण फैक्ट्री कहा जाता था, जहाँ पे भारतीय सेना के लिए विभिन्न प्रकार के आयुध बनते थे, इनका था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 41 हुआ करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, और आपको बता दें इनकी स्थापना 1712 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था इसके स्थान पे केंद्र सरकार ने अब क्या कर दिया है, कुछ सार्वजनिक कंपनियां बना दी हैं, कुछ PSU का गठन कर दिया है, और ये जो PSU हैं कितने हैं? 7। मतलब 41 OFB के स्थान पर अब सिर्फ 7 कंपनियां रह गई हैं, ये आपको बताना। मतलब 41 OFB को मिलाकर अलग अलग बांट कर कुल 7 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया है। 41 के स्थान पर अब सिर्फ 7 कंपनियां हैं, इनको PSU का दर्जा दिया गया है, और इनके जो नियामक बोर्ड है उसका नाम रख दिया गया है आयुष निर्देशालय, और आयुष निर्देशालय का एक महानिर्देशक भी बनाया गया है, और वो महानिर्देशक हैं ER शेख। तो याद रखिएगा, आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक हैं ER शेख, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि भारत में कुल 41 OFB थी, और 41 OFB के स्थान पर अब सिर्फ 7 कंपनियां बना दी गई हैं, सिर्फ 7 कंपनियों में इनको समेट दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने पार्किंग स्लॉट ऑनलाइन बुक कराने के लिए माई पार्किंग नामक ऐप लॉन्च किया है? कौन सा नगर निगम है जिसके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। माई पार्किंग नामक ऐप किस नगर निगम ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। चले बताएं किस नगर निगम द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। चले जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है माई पार्किंग नामक ऐप की, तो आपको बता दें उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, बृहद मुंबई नगर निगम, और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, इन्हीं 4 विकल्पों में आपको चुनाव करना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए जो प्रश्नों की सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त होती है, और कल तो रविवार है, सोमवार से पुनः आपका सुबह 8:30 बजे लाइव सेशन इसका होगा, और उस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आज की जो चर्चा थी उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।